क्या आपको पता है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी में हमें एक्चुअली हिंट मिला था कि कौन कौन इन्फिनिटी कैसल को सरवाइव करेगा, या फिर क्या आपको पता है क्यों फॉर्मर वाटर हसीरा ये मास्क पहनता है। वेल, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही डीमन स्लेयर की हिडन सीक्रेट्स के बारे में बात करूंगा जो शायद आपको पता नहीं होगा या फिर आपने नोटिस नहीं किया होगा। जैसे कि जब भी अकाजा अपनी कॉम्पस नीडल टेक्निक यूज करता है तब उसके नीचे एक स्नोफ्लेक जैसी दिखने वाली एक सेफ आ जाती है जो ऑथर ने कूल दिखने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सैड मीनिंग है। तो ये जो स्नोफ्लेक जैसा दिखने वाला कॉम्पस नीडल है वो असल में कोयुकी के हेयर पिन से इंस्पायर्ड है, क्योंकि आप अगर कोयुकी के हेयर पिन को नोटिस करोगे तो वो भी दिखने में एग्जैक्टली सेम स्नोफ्लेक जैसा ही दिखने वाला था। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल था जो आकाशा को उसके डीमन बनने के बाद भी उसके पास्ट ह्यूमन सेल्फ से जुड़ा रखता था। इसके बाद फॉर्मर वाटर हसीरा साकुंजी उरोकोदाकी को हमेशा अपने एक मास्क पहनते हुए देखा होगा जो दिखने में एक गुस्सेल इंसान का फेस लगता है। वेल, उरोकोदाकी ये मास्क इसलिए पहनता है क्योंकि उसका असली चेहरा बहुत ही जेंटल है, जिससे उसे लगता था कि ऐसा चेहरा डीमंस और ट्रेनीज दोनों के लिए ही इंटिमिडेटिंग नहीं होगा, इसलिए उसने ऐसा डिसीजन लिया, व्हिच इज काइंड ऑफ फनी। फिर आपने नोटिस किया होगा कि कुछ अपर मून डीमंस का एक प्रेफरेंस होता है कि वो किन टाइप के लोगों को मारेंगे अपने खाने के लिए, एंड इंटरेस्टिंगली वो डीमंस उन्हीं टाइप के लोगों के हाथों मारे जाते हैं, जो कि बहुत ही आयरॉनिक था। जैसे कि डोमा सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही मारता था और एंड में वो सिनोबु और कनाओ जैसे सुंदर लड़कियों से ही मरता है। अब हालांकि इनोसके भी इस चीज में मदद किया था, बट देन आप लोगों ने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में उसको देखा ही होगा, सो वी कैन आल्सो कंसीडर हिम एज अ ब्यूटीफुल गर्ल। फिर गियोको सिर्फ बच्चों को मारता था और एट द एंड वो मुइचिरो से मरता है जो कि 14 साल का बच्चा ही था। फिर दाकी सिर्फ हैंडसम बंदों को ही मारता था और एंड में इनोसके जैसे हैंडसम बंदे के हाथों ही मारा जाता है। ऑल्दो जेनित्सु भी था साथ में, बट देन वी कैन इग्नोर हिम, जैसे इन्फिनिटी कैसल मूवी में उसका एक अपर मून डीमन को हराने का न्यूज को इग्नोर किया गया था। इसके बाद मुजान जब उबुशी के मेंशन पे घुसता है तब वो कोई स्मोक या फिर फॉग से नहीं गुजर रहा था, बल्कि वो इफेक्ट मुजान की स्किन जलने के साथ ही साथ तुरंत ही हील होकर रीजेनरेट होने की वजह से वैसे दिख रहा था, क्योंकि उबुशी की मेंशन विस्टेरिया फॉरेस्ट से घिरा था जो कि डीमंस के लिए बहुत ही जहरीला होता है। अब हालांकि ये बस एक फैन थ्योरी है जो ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन मेरे हिसाब से ये थ्योरी बहुत ही सेंस बनाता है, क्योंकि अगर ये कोई नॉर्मल फॉग होता तो एक तो मुजान के दरवाजा खोलने के बाद ही वो फॉग क्यों मेंशन पे घुसता, वो तो पहले से ही वहां रहना चाहिए था या फिर पहले से ही घुसना चाहिए था। दूसरी चीज, अगर आप उस फॉग या स्मोक को नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि वो फॉग से मुजान के बॉडी को ही घेर के रखता है। अब अगर ये कोई नॉर्मल स्मोक होता या फिर नॉर्मल फॉग होता तो वो दूसरी जगह भी फैलता ना। अब तुम ऐसा बोल सकते हो कि अगर ऐसा ही है तो उबुशी के मेंशन के सामने जाते जाते वो स्मोक हट क्यों जाता है, जिसका लॉजिकल आंसर है कि मुजान शायद उस पॉइजन को अडॉप्ट कर लिया था उसके घर तक पहुंचते पहुंचते, जैसे कि हमने डीमन स्लेयर मूवी में डोमा को भी करते हुए देखा है। एनीवेज, तो आपने ग्यू के हावड़ी में देखा ही होगा कि उसके हावड़ी का दोनों साइड कुछ अलग अलग डिजाइन से बना हुआ है। वेल, ये कोई फैशन के लिए नहीं दिखाया गया था, बल्कि इसके पीछे बहुत ही सैड रीजन है, क्योंकि इसके येलो और ग्रीन डिजाइन वाला पार्ट उसका दोस्त साबितो की ड्रेस से लिया गया है, जो कि आपने उसे पहनते हुए भी देखा होगा, और उसका दूसरी साइड उसके बहन सुताको की ड्रेस से लिया गया है। एंड सैडली ये दोनों ही गियू को बचाते हुए मारे गए थे, इसलिए गियू उनके मेमोरी में ये हावड़ी पहनता है, जो कि एक तरह से दिखाता है कि वो डीमन स्लेयर की जर्नी में अकेला नहीं है, वो इन दोनों को साथ में लेके ही चल रहा है, व्हिच इज रियली स्वीट। इस चीज से तुम लोग रियलाइज कर पा रहे होगे कि डीमन स्लेयर छोटी सी छोटी डिटेलिंग पे ध्यान देते हैं, और ऐसा ही एक अटेंशन टू डिटेल आपको सीजन 1 के एपिसोड 2 में भी देखने को मिलता है, जहां एक्जैक्टली 15 मिनट 46 सेकंड्स पे उरोकोदाकी के घर के रूफ पे आपको बहुत सारे पत्थर देखने को मिलेंगे। अब देखो, डीमन स्लेयर जिस टाइम पीरियड पे सेट था, यानी कि ईयर 1912 से लेकर 1926 के बीच, उस टाइम पे जो लोग माउंटेन्स या फिर किसी स्टॉर्मी जगह पे रहते थे, वहां लोग ऐसे ही अपने घर के रूफ पे बहुत सारे पत्थर रखते थे ताकि उनका घर का रूफ तेज हवा से उड़ ना जाए या फिर तबाह ना हो जाए। लाइक लिटरली इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग पे ध्यान देना जो नॉर्मली लोग नोटिस भी नहीं करेंगे, वो सच में बहुत ही कमेंडेबल है। इट शोज देयर सुपर डेडिकेटेड टू देयर क्राफ्ट। खास इसके 1% डेडिकेशन भी वन पंच मैन के एनिमेशन स्टूडियो ने दिखाया होता, तो आज हम एटलीस्ट कुछ हिलते हुए तो देख लेते। एनीवेज, तो फिर फाइनल एग्जाम में एंट्री लेने से पहले तांजीरो को उसके मेंटर उरोकोदाकी एक आखिरी टास्क देता है। अपनी पोटेंशियल और स्किल को प्रूव करने के लिए तांजीरो को एक मैसिव बोल्डर को काटना पड़ेगा, वो भी सबसे बड़ा बोल्डर। तो जब तांजीरो इस टास्क को कंप्लीट कर लेता है तब उरोकोदाकी तांजीरो को एक सेरेमोनियल मास्क देते हैं। अब जैसे कि तांजीरो के सर के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक चोट का निशान था जो आगे जाकर डीमन स्लेयर मार्क में बदल गया था, ठीक उसी तरह से इस मास्क के भी टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक काइंड ऑफ सन की तरह दिखने वाला मार्क था, जो कि शायद एक फोरशैडोइंग था, एक हिंट था तांजीरो के सन ब्रीथिंग टेक्निक का। तो ये डिटेल भले ही शुरू में सिर्फ एक डिजाइन चॉइस लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है और तांजीरो का स्कार एक इंपॉर्टेंट रोल लेता है, वैसे वैसे इस मास्क के ऊपर बने सन लाइक मार्किंग
मीनिंग का मतलब और भी ज्यादा मीनिंगफुल होता जाता है। अब आपको पता ही होगा कि तांजीरो का हेडबट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसने अच्छो को इस हेडबट से हिला दिया था, लेकिन क्या आपको पता था कि तांजीरो का हेडबट मरने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग जो स्कल है वो उसने अपनी माँ से पाया है। ये बात सेकंड सीजन के एपिसोड 10 की पोस्ट क्रेडिट सीन में मेंशन किया गया है एंड उस सीन में ये भी बताते हैं कि उसके माँ की स्कल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि एक बार उसने एक जंगली सुअर को भी अपने हेडबट से गिरा दिया था जस्ट टू सेव हर फैमिली, व्हिच इज रियली अमेजिंग। इसके बाद आपको याद ही होगा सीजन 3 में जब मुइचिरो तांजीरो से मिलता है तब उसका तलवार टूटा हुआ था, बट वो कैसे टूटा वो शायद आप लोगों ने मिस कर दिया होगा, जो कि आपको सीजन 3 के ओपनिंग में एक छोटी सी सीन में देखने को मिलता है। जब मुइचिरो योरिची टाइप 0 से फाइट कर रहा था तब योरिची टाइप 0 के तलवार के साथ एक टक्कर के बाद उसका स्वॉर्ड टूट जाता है। तो ये हिडन डिटेल अगर तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया था तो अब आपको पता चल गया होगा, सो डू हिट अ लाइक फॉर दैट। एनीवेज, तो इसके बाद डीमन स्लेयर के ऑथर ने एक फन डिटेल शेयर किया था अपने मांगा पैनल में, जहां हमें सभी हसीरास की आर्म रेसलिंग का रैंकिंग पता चलता है, जिसमें #1 था गियो में ऑब्वियसली, फिर #2 था तेंगेन, फिर #7 था मुइचिरो। नाउ दैट इज सरप्राइजिंग क्योंकि ओबाना #8 में है, मतलब स्ट्रेंथ में ये मुइचिरो से भी ज्यादा कमजोर है। एंड आखिर में #9 में है शिनोबु, जो कि एक्सपेक्टेड ही था, और बाकी के हसीरास जैसे गियू, रेनगोकू, मित्सुरी, सानेमी के रैंक को इंटरचेंजेबल दिखाया गया है, मतलब कि ये लोग ऑलमोस्ट सेम लेवल के ही है। फिर जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी में हमें हिंट दिया गया था कि कौन कौन इन्फिनिटी कैसल को सरवाइव करेगा, बट उसके पहले मैं बता दूं इस फैक्ट में स्पॉइलर से, तो जिनको नहीं जानना वो लोग इस टाइम तक स्किप कर लेना। तो जब सभी डीमन स्लेयर्स इन्फिनिटी कैसल में गिर रहे थे तब उनमें से जो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल में मर जाएंगे उनके बैकग्राउंड में रेड कलर की विजुअल्स दिखाया गया है, जैसे कि शिनोबु, मुइचिरो, ओबानाई, गियोमे, गेनिया एंड मित्सुरी के बैकग्राउंड में आपको ये रेड कलर की विजुअल्स देखने को मिलता है जो इन्फिनिटी कैसल में ही मर जाते हैं। और रेड कलर इसलिए यूज किया गया था क्योंकि रेड कलर को अक्सर डेंजर और नेगेटिविटी का साइन माना जाता है। एंड जो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल को सरवाइव करते हैं उनके बैकग्राउंड में येलो कलर की विजुअल्स दिखाया जाता है गिनने के टाइम पे, जैसे कि गियू, सानेमी, तांजीरो, इनोसुके, जेनित्सु और कानाओ के बैकग्राउंड में आपको ये येलो कलर की विजुअल्स देखने को मिलता है। और येलो कलर इसलिए यूज किया गया था क्योंकि येलो कलर को अक्सर पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म के साथ रिलेट किया जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी हिडन डिटेल के बारे में, जो कि हम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, बट अगर आप लोगों ने किया था नोटिस तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो डीमन स्लेयर की सीजन 1 के पहली ओपनिंग इंट्रो सीन में जब सभी हसीरास वाला सीन दिखाया जाता है तब अगर आप नोटिस करोगे तो गियू को छोड़ के बाकी हसीरास को रिवील नहीं किया जाता, और आगे जाके जैसे जैसे नए हसीरास इंट्रोड्यूस होते गए, जैसे कि गियू के बाद एपिसोड 20 में शिनोबु को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए उस एपिसोड के ओपनिंग में सिर्फ उसको और गियू को ही रिवील किया गया। फिर एपिसोड 22 के हसीरा मीटिंग में जब सभी हसीरास को रिवील कर दिया गया था तब उसके बाद एपिसोड 23 के ओपनिंग सीन में भी सभी हसीरास को रिवील कर दिया गया था। और इसी हिडन डिटेल के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी आप लोगों ने अगर इन हिडन डिटेल्स के अलावा और भी कुछ हिडन डिटेल्स को पकड़ा है, नोटिस किया है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। में सभी कमेंट्स को देखता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। और आपको अगर जानना है कि लाइट यागामी इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी ऐसी कौन सी मिस्टेक्स की वजह से वो पकड़ा गया था, तो उसके लिए इस वीडियो को देख लो।